इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री के 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि 9 महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी अध्याय 1 से अध्याय 3 तक। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, यानी कि 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा। स्टूडेंट, अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सबसे पहले कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, ताकि मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अतिशीतित द्रव, जिसे हम आभासी ठोस भी कहते हैं, ये क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अतिशीतित द्रव क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए, अतिशीतित द्रव जिसे हम आभासी ठोस भी कहते हैं, ठीक है, जिसका हम आभास कर सकते हैं। तो देखिए, ये होता क्या है, तो आप लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों को। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम लिख रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोसों को ही अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों को ही अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब कहते क्यों हैं, तो देखिए, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, पहले मैं लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा। तो क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान, ठीक है, बहने अब बहने को और हम क्या कर सकते हैं, प्रवाह। ठीक है, बहने या प्रवाह की प्रकृति होती है। तो देखिए स्टूडेंट, अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को ही अतिशीतित द्रव कहते हैं। यानी कि जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड, इन्हीं को ही हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान बहने की प्रकृति होती है। यानी कि जिस प्रकार से द्रव बहता है, द्रव का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों की भी प्रकृति होती है। ठीक है, किंतु इसमें एक डिफरेंस है, द्रव और इसमें एक डिफरेंस है। किंतु बहने की दर, ठीक है, बहने की दर बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, क्योंकि बहने की दर बहुत ही धीमी होती है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए, अक्रिस्टलीय ठोसों को ही अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान बहने की प्रकृति होती है, किंतु बहने की दर बहुत धीमी होती है। यानी कि इसमें जो प्रवाह होता है वो बहुत धीमा होता है। जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आपने कहीं कांच की खिड़कियां देखी होंगी, तो जब वो पुरानी हो जाती हैं तो क्या होता है, जो कांच की खिड़की है उसका जो निचला तल होता है वो थोड़ा सा मोटा दिखाई देता है ऊपरी तल की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि जो कांच है वो एक अतिशीतित द्रव है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस को ही हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो कांच में क्या होता है, धीरे धीरे प्रवाह होता है, बहुत ही धीमी गति से। और आप लोग देखेंगे कि खिड़कियों के जो तल हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, कांच की जो खिड़कियां होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अतिशीतित द्रव क्या होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक नर्म सहसंयोजक ठोस कौन सा है। यानी कि ऐसा कौन सा सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत का सुचालक भी है और नरम भी है। देखिए, सहसंयोजक ठोस के दो मेन उदाहरण है, एक हीरा, एक ग्रेफाइट। तो हीरा तो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, आप सभी को पता है। तो ग्रेफाइट जो होगा ये विद्युत का सुचालक भी होगा और नर्म सहसंयोजक ठोस भी है। तो हम लिखेंगे विद्युत का सुचालक नर्म सहसंयोजक ठोस, नर्म सहसंयोजक ठोस ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट
होता है। तो देखिए विद्युत का सुचालक नर्म सहसंयोजक ठोस ग्रेफाइट होता है, यानी कि जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक भी है और नर्म सहसंयोजक ठोस भी है, यानी कि यह एक सहसंयोजक ठोस है जो कि नर्म होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है, पेंसिल का जो नोक होता है जिससे आप लिखते हैं वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए HCP एवं CCP संरचना वाली धातुओं के नाम लिखिए। यानी कि आपको HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग तथा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग संरचना वाली धातुओं के नाम लिखना है। देखिए HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, CCP का फुल फॉर्म क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो HCP का मतलब क्या होगा, षटकोणीय निबिड संकुलन, CCP का मतलब क्या होगा, घनीय निबिड संकुलन। ठीक है, तो इन संरचना वाली कुछ धातुओं के आपको नाम लिखना है। तो देखिए HCP संरचना वाली कुछ धातुएं निम्न है। एक है BE, ठीक है, बेरियम, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, CD, कैडमियम आदि। ठीक है, ये सब आपके HCP संरचना वाली धातुएं हैं। और CCP यानी कि घनीय निबिड़ संकुलन संरचना वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे आपका सिल्वर हो गया, Ag, कॉपर हो गया, Cu, Fe हो गया, आयरन आदि। ये सब CCP संरचना वाली धातुएं हैं। तो HCP संरचना वाली धातुएं हैं Be, Mg, Cd। ठीक है, और CCP संरचना वाली धातुएं हैं Ag, Cu, Fe, यानी कि सिल्वर, कॉपर और आयरन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि साटकी दोष के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। यानी कि जो क्रिस्टल में साटकी दोष होता है उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, ठीक है, कब ये दोष उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार के दोष के लिए यह आवश्यक है कि यौगिक उच्च आयनिक हो, उसकी समन्वय संख्या उच्च हो एवं धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान हो। यानी कि यह दोष उन्हीं क्रिस्टल में होगा जिनके यौगिक उच्च आयनिक हो, यानी कि वो यौगिक आयनिक होना चाहिए और उस यौगिक की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, और उनके धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होना चाहिए। तीन कंडीशन है। सबसे पहले उस कंपाउंड में ये दोष उत्पन्न होगा जिनका जो उच्च आयनिक होंगे, यानी कि आयनिक ठोस होंगे। दूसरा, उनकी समन्वय संख्या अधिक होनी चाहिए, यानी कि उच्च होनी चाहिए। तीसरा, उनके धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होना चाहिए। समझ में आया। तो ये तीन कंडीशन है साटकी दोष के लिए। समझ में आ गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है, शायद ये आप लोगों को पता भी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ CaCO3 की द्रव में विलयता पर ताप में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो ठोस पदार्थ CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी द्रव में विलयता पर ताप में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी पानी में, जैसे द्रव के स्थान पर आप पानी ले लीजिए, उसमें आप ठोस पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट उस पानी में कितना घुलेगा, अधिक घुलेगा या उसकी विलयता कम होगी। अगर विलयता अधिक होगी तो ये ज़्यादा घुलेगा, विलयता कम होगी तो ये कम घुलेगा। तो बताइए क्या होगा अगर ठोस पदार्थ CaCO3 के हम पानी में डाल दें तो उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विलयता घट जाएगी। ठीक है, तो विलयता घट जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग ठोस पदार्थ CaCO3 को द्रव में डालते हैं तो और उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की द्रव में विलयता घट जाएगी। ठीक है, तो आपका ये सही होगा, विलयता घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए क्या है, ठोसों की द्रव में विलयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों। यानी कि ठोस की द्रव में विलयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, आपको बताना है। ठीक है, देखिए गैसों की द्रव में विलयता के बारे में मैंने आपको बताया, हेनरी का नियम। ठीक है, लेकिन ठोस की द्रव में विलयता अगर है और हम ज़्यादा प्रेशर करते हैं या कम प्रेशर करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों। तो देखिए दाब का ठोसों की द्रव में विलयता, ठोसों की द्रव में विलयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव, ठोस एवं द्रव दोनों ही
अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था कि ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? तो देखिए दाब का ठोसों की द्रव में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों ही अत्यंत असंपीड्य होते हैं, यानी कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम दबा नहीं सकते, ये बहुत ही ज़्यादा असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, कंप्रेस का मतलब दबाना, तो ये दोनों जो हैं नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इसीलिए ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन की मोलरता एवं विलेय के मोल भिन्न में संबंध लिखिए, यानी कि आपको विलयन की मोलरता और विलेय के मोल प्रभाज में संबंध लिखना है। ठीक है, मोल प्रभाज को हम एक्स से डिनोट करते हैं क्योंकि विलेय का मोल प्रभाज है तो हम एक्स विलेय लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो देखिए एक्स विलेय, ठीक है, इसको हम जीटा भी कहीं कहीं कहते हैं, तो एक्स विलेय इक्वल टू होगा इन दोनों में संबंध मोलरता अपान मोलरता प्लस 55.5। ठीक है, तो ये संबंध होता है विलेय के मोल प्रभाज एवं मोलरता में। देखिए क्या संबंध होगा, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू मोलरता अपान मोलरता प्लस 55.5। ठीक है, ये इन दोनों में संबंध होता है, जहाँ एम क्या है, एम क्या है, तो एम है मोलरता, मैंने आपको बताया स्मॉल एम से मोलरता को डिनोट करते हैं, तो ये एम है मोलरता। एक्स विलेय क्या है, एक्स विलेय है आपका मोल भिन्न, किसका मोल भिन्न, विलेय का। ठीक है, क्या है, विलेय का मोल भिन्न। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये जानिए एक्स क्या है, एक्स है मोल प्रभाज या मोल भिन्न। ठीक है, मोल प्रभाज या मोल भिन्न, तो x आपका है मोल प्रभाज या मोल भिन्न। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विलयन की मोलरता स्मॉल m एवं विलेय के मोल भिन्न या मोल प्रभाज x विलेय में क्या संबंध है, तो x विलेय इक्वल टू मोलरता अपान मोलरता प्लस 55.5, जहाँ m है मोलरता, x है मोल प्रभाज या मोल भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारे तीसरे चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये क्वेश्चन भी आपका सेकेंड चैप्टर का है, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आपका लास्ट होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि बर्फ पर नमक छिड़कने से बर्फ जल्दी गलता है क्यों, यानी कि अगर आप बर्फ पर नमक छिड़कते हैं तो बर्फ जल्दी गलता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे आपने बर्फ ले लिया, बर्फ का टुकड़ा, और उस पर नमक छिड़क देते हैं तो ये जल्दी गलने लगता है बर्फ, क्यों, तो देखिए नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, यानी कि जो नमक अब जब आप मिलाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि गलनांक कम हो जाएगा, परंतु वातावरण का तापक्रम अधिक ही रहता है, अतः बर्फ जल्दी पिघल जाती है। यानी कि अगर आप बर्फ में नमक मिला देते हैं तो नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक तो कम हो जाएगा, लेकिन वातावरण का तापक्रम अधिक ही रहेगा, इसीलिए बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे थर्ड चैप्टर का है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो देखिए आप लिखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया वियोजित, ठीक है, जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाए या वियोजित हो जाए वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। अब मान लीजिए आंशिक रूप से वो वियोजित हो रहा है तो वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है, प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के, वो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड,
KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे NaCl, KCl, HCl और NaOH। ठीक है, तो ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण होंगे। तो ये थे आपके 12th केमिस्ट्री के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।